रिफंड का केस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट related to income, sorry, asset, related to asset। तसल्ली से समझना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सवाल अपने आप को थकाना भी नहीं है, क्योंकि ये मैं कल वाला रिवाइज करवा रहा हूँ, आज वाला नहीं पढ़ाना शुरू किया। आज वाले पढ़ाने तक एनर्जी बहाल रहनी चाहिए, ये ना कि आज वाला कल वाला रिवाइज करें और आप लोगों को उसके बाद नींद आना शुरू हो जाए। एक सवाल देखते हैं। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड में अलग डील होगा जी, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अलग होगा, क्योंकि वहां तो टेबल बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर ये 4 सवाल बन जाएंगे। स्ट्रेट लाइन में दोनों ऑप्शन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में दोनों ऑप्शन, और है ही सिर्फ इतना ही, ठीक। और अगर कभी जिंदगी में वो रिलेटेड टू नॉन मॉनिटरी आइटम, अगर वो लैंड देकर लैंड वापस ले ले, वो तो सिंपल सीधी सीधी लैंड क्रेडिट हो जाएगी, उसमें बाकी लायबिलिटी हमारी कुछ नहीं बचनी, जब जो क्योंकि उसने लैंड दी थी, लैंड ही वापस ले ली, प्लांट दिया था, प्लांट ही वापस ले लिया, ठीक है। फिर वो जितना डेप्रिशिएट हुआ था या जितना अमोर्टाइज हुआ था, जितना हम पहले इनकम में लिख चुके थे, सारा रिवर्स कर देंगे। चलिए इसमें आ जाए, इतना वो टेक्निकल जाता नहीं है, क्योंकि आईएएस जो 20 है ना, वो हमारे पास है टेस्टिंग लेवल 1 का सिलेबस में। अब टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब होता है वो ज्यादा ट्रिक भी इस्तेमाल नहीं करता क्वेश्चंस के अंदर। जो लेवल 2 के सवाल होते हैं उसके अंदर वो ट्रिक इस्तेमाल करने की इजाजत है उसे। तो जितने भी लेवल 1 के सवाल हैं, जिस दिन आपकी क्लास में मैंने एक पेज दिया होगा आप लोगों को, उस पेज के आगे ना एक कॉलम होगा T1 T2। जो T1 वाला सवाल होता है ना, वो ज्यादा ट्रिकी ना ट्रिकी होता है और ना लेंथी होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रिक होता है, लेकिन जो लेवल 2 का है ना, वो अपनी मर्जी कर सकता है, वो सवाल भी 25 नंबर तक लेकर जा सकता है और ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर हम एक सवाल अज्यूम करते हैं कि एक एसेट हमने खरीदा, सपोज प्लांट हमने परचेज किया एट 1/10/2022 को ₹400 का, एंड गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड ₹250। useful life is 10 years and year end 30th। सबसे अब करना है एक एक करके, ठीक है। ड्यूरिंग डेट भी लिख लेते हैं ताकि आपको, ड्यूरिंग ईयर एंड 2025। हाँ जी, सारे पैसे वापस करने ये थोड़े करने, थोड़े 70% वापस, 80% वापस कर देते, ठीक है। 80% ग्रांट रीपेड या रिफंड बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशंस। अब इसके चाहे एक्सट्रैक्ट, हम दोनों से एंट्रीज भी मैं आपको बता दूंगा, चाहे एक्सट्रैक्ट बनाने हो या एंट्रीज पास करनी हो या डिस्कशन करनी हो। डिस्कशन हो तो अंग्रेजी इस्तेमाल करेंगे, एंट्रीज पास करनी तो एंट्री बना देंगे, और अगर एक्सट्रैक्ट बनाने हो तो इस स्टेटमेंट के अंदर इफेक्ट दिखा देंगे। अब आपने 110 को एक एसेट खरीदा 1/10/2022। तरीकाकार मैं आपको सिखा देता हूं कि अगर आपने डायरेक्टली डिडक्ट करना है या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना, राइट। पेपर में आपने ये फॉर्मेट रखना है, ये ज्यादा आपके लिए आसान होगा दोनों कामों के लिए, एंट्रीज के लिए भी
और एक्सट्रैक्ट के लिए भी और जो डिस्कशन करनी है उसके लिए। पहले क्या है, डायरेक्टली डिडक्ट करने का तरीका भी देखते हैं। डायरेक्टली डिडक्शन, ये वर्किंग है। किस दिन खरीदा एसेट? 1/10/2022 को, कितने का? 400। क्या उसी वक्त गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई थी या अगले साल मिली थी? उसी साल में मिल जाए ना तो जब मर्जी मिले माइनस कर देना, अगले साल मिले तो फिर एक साल की डेप्रिसिएशन ले लेंगे। ठीक है, तो हमें कितनी गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई थी? तो माइनस कर दिया क्योंकि डायरेक्टली डिडक्शन है। हमारे पास एसेट हो गया 150। ओके होगी बात। अब इसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर। पहला क्या होगा? जून 23 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया? 15 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 9/12 भी तो करेंगे, 11. तो 150 में से 11.25 माइनस कर, कितना? 138.7 डिवाइडेड बाय, फिर जून 24, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एज इट इज 15 आ जाएगा, या रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 123.7। 2025 वाले साल हमने पैसे वापस कर दिए, 2025 वाले साल हमने पैसे वापस कर दिए। अब एक्टिव है, आप समझाने लगा। डायरेक्ट डिडक्शन का केस है जी, जितने पैसे वापस किए क्रेडिट, आपने सारे पैसे वापस किए 250 लिख दो, आपने 80% वापस किए तो 250 का 80% ले लो 200। कई तरीके हैं, बस आपका दिमाग चाहिए। देखें, अब जो कुछ पहले करते आए हो, मतलब आपने इसको डेप्रिशिएट करते वक्त डिवाइडेड बाय 10 किया, मल्टीप्लाइड बाय 9/12 किया, फिर ये अमाउंट आ गई, फिर ये वाली अमाउंट आई। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है सिंपल, कि आप ऐसा करो कि बिल्कुल वही काम करो 200 के साथ, जो एज इट इज डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, कितना 15, बाकी कितना बच गया? 185। फिर 200 को 10 पे डिवाइड कर दो, कितना बच गया? एज इट इज वो काम करना है जो पहले कर चुके हो, उसी 200 का। अब ये वाली अमाउंट आप एक बार डेप्रिसिएशन के नाम से डेबिट कर दो। क्या कर दो? डेप्रिसिएशन के नाम से डेबिट कर दो। डेप्रिसिएशन डेबिट कितनी अमाउंट से? 35 से। जो बाकी अमाउंट आ रही है वो क्या करेंगे, किस में ऐड करेंगे? पीपी जी 185 9.25 पे रिमेनिंग लाइफ पे करेंगे, या 200 को 10 पे डिवाइड कर दो, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। ओरिजिनल को पूरी लाइफ पे डिवाइड कर दो, या बुक वैल्यू को रिमेनिंग पे डिवाइड कर दो। डन होगी बात। अगर ये सेपरेट रिकॉग्निशन होता, सेम एंट्री सेम होती, बस डेप्रिसिएशन की जगह एसपीएल आ जाता, और ये भी एसपीएल ही लिखा हुआ है, और पीपी की जगह डेफर्ड ग्रांट आ जाता। डन। ये बात, दो बातें, या समझ जाओ या याद कर लो। 35 कहां से आया? जो पिछले साल गुजरे हैं उनकी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुई होगी ना, तो मैंने उसको रिवर्स कर। आप कहते हो कि हम ये वर्किंग नहीं करना चाहते, ये जो डाटा गिवन है इससे हम कुछ जुगाड़ लगाना चाहते हैं, तो उसमें भी जुगाड़ लग जाएगा। ये जो 150 है
और ये जो 15 है, सॉरी ये 11.25 है, और ये जो 15 है ये पिछले सालों की डेप्रिसिएशन है, और ये डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं। अब आपने 80% तो पैसे वापस कर दिए उसको, 80% पैसे वापस कर दिए। अब जितने पैसे वापस किए हैं, जितनी डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया है, ये जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है ये उसमें से 250 आपने माइनस कर दिया था। इस डेप्रिसिएशन के अंदर वो है ही नहीं। ये जो डेप्रिसिएशन है ये 150 की है, ये जो डेप्रिसिएशन है वो किसकी है, 150 अमाउंट की है। और हमें किसकी डेप्रिसिएशन चाहिए, तो आपने जितनी डेप्रिसिएशन पहले कम चार्ज की हुई है, अगर ये 200 होता तो कितनी और डेप्रिसिएशन होती, और ये 200 होता, क्योंकि आप तो वापस कर दिया ना, आप तो होना चाहिए था ना उसको, तो वो सारी डेप्रिसिएशन सेम उसी मैनर पे जाकर उसको डेप्रिशिएट कर लिया करो। तो आपके पास जितनी अमाउंट आएगी वो डेप्रिसिएशन के नाम से और बाकी अमाउंट प्लांट के नाम से। ये रिफंड की एंट्री है, उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास हुई। और डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे पास हुई, कोई एसेट की वैल्यू में चेंज आ रहा है जी। अगर चेंज आ रहा है तो मेरे भाई इस फॉर्मेट में तो इतना काम आसान है कि आप ऐसा करो, बुक वैल्यू फाइंड हो चुकी है, उसमें 165 ऐड कर दो, तो यही ऐड करेंगे ना, जितनी अमाउंट से ऐसे डेबिट कर रहे हो, तो कितनी अमाउंट आ गई 288 इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो। रिमेनिंग लाइफ कितनी बच गई, कितना, एग्जैक्ट 35 आएगी। और ये मुझे पहले ही पता था 35 आएगी, कैसे भला, ओ भाई मेरे 15 तो डेप्शन आ रही थी, जो नई वैल्यू आई उसकी वजह से 20 और ऐड हो जाएगा, 200 वाली डेप्शन भी अब ऐड हो जाएगी, और 150 वाली पहले आ रही थी। टोटल को टोटल में अगर मैं ऐड करता तो 350 हो जाता, और 350 को टोटल लाइफ पे डिवाइड करता तो 35 आता। तो बुक वैल्यू को बुक वैल्यू पे डिवाइड कर दो। ओरिजिनल तरीका बुक वैल्यू वाला ही है, ओरिजिनल तरीका बुक वैल्यू वाला ही है। तो बुक वैल्यू जैसे सिंपल काम क्या करो, जो आपके पास वैल्यू आ रही है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, और आपके पास अब आगे हर साल 35 डेप्रिसिएशन आती जाएगी, बात खत्म होगी। अब अगर आप कहते हो हम एक्सट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, हम जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं, हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो मर्जी कर लो, इसके अंदर सब कुछ है। आप कहते हो जी हम एक्सट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, देखिए जरा मैं ये कुछ हाईलाइट कर देता हूं। यहां तक आपका 1 साल पूरा हो रहा है जी, पहले ये आपका है जून, ये पहला साल है यहां तक, ठीक है। इससे ऊपर आप कहते हो कि सर हम जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं, ठीक है जी, इस 400 की एंट्री पास होगी, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट डन। इस 250 की एंट्री पास होगी कैश टू पीपीई, हो रहा है माइनस, इसका कुछ नहीं करना जी। ये मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर मैं एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं तो ये एसपीएल में जाएगा और ये एसओएफपी में जाएगा। एक्सट्रैक्ट में ये 2 वैल्यू जाएंगी बस, एक एसपीएल की एंट्री है, एक एसओएफपी की एंट्री है। और जर्नल एंट्री पास करे तो मैंने ये टिक कर दी है, ये 3 एंट्रीज पास होंगी बस। ये 2000 जून 2023 तक का मामला है। अगर ये आपको समझ लग रही है, एग्जैक्ट समझ लग रही है, तो फिर बात गुड है, नहीं तो फिर याद करने वाली साइड पे चले जाओ। अब अगला साल है, पहले जून 24, मैं पहले उसको हाईलाइट कर, ये देखिए। अब इसके दरमियान में एंट्री पास होगी सिर्फ इसकी। अगर आप एक्सट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो ये एसपीएल के अंदर जाएगा और ये एसओएफपी के अंदर जाएगा। अब आप कहते हो कि सर हम 2025 का काम करना चाहते हैं, तो यहां पर पहले वैल्यू बता दो, इसको माइनस करके 288 में से 35 माइनस किया, कितना आया 253.75। और अब इसके ये आपका 2025 की नहर है, इसके दरमियान जो है वो 2025 है।
आप कहते हो सर हम एंट्री पास करना चाहते हैं, पहले रिफंड की एंट्री पास करेंगे, पहले रिफंड की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर रिफंड की एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एसपीएल है, ये भी आपका एसपीएल है, वो रिफंड की वजह से, ये फॉर द ईयर, ठीक होगी बात। ये रिफंड की एंट्री पास हो जाएगी पूरी की पूरी, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये अमाउंट किधर चली जाएगी, एसओएफपी के अंदर। जहां जहां एसपीएल लिखा हुआ है इसके साथ लिंक करके दो अमाउंट्स एसपीएल के अंदर जाएंगी, एक रिफंड के केस में जो डेप्रिसिएशन पिछली आ चुकी है, और जो इस साल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और एसओएफपी में तो बुक वैल्यू जाएगी, और एक रिफंड की एंट्री पास होगी, एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की एंट्री पास हो। ओके कर दो इसको, खत्म। 150 इसका मैं क्या करूं, क्यों ऐड किया है, जब रिफंड किया था तो एंट्री ये पास की, पहले मुझे बताओ इस बात की समझ लगी आपको, इसमें पीपीई डेबिट हो रहा है तो मैं प्लस करूंगा या एसेट को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, बढ़ा, तो इसलिए ऐड किया, क्योंकि देखें जब मुझे पैसे मिले थे ना 250 रुपए, यहां पर देखें तो मैंने डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया था एसेट की कॉस्ट में से, और जब मैं पैसे वापस करूंगा तो उसको वापस फिर एसेट की कॉस्ट में ही ऐड करूंगा। और या इसके दो तरीके हैं, या टोटल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में प्लस कर दो, या बुक वैल्यू में बुक वैल्यू प्लस कर दो, तो इसलिए मैंने बुक वैल्यू में बुक वैल्यू प्लस कर दी, बुक वैल्यू में बुक वैल्यू प्लस कर दी, ठीक होगी बात। आगे चले, फिर ये हो गया खत्म डायरेक्टली डिडक्शन वाला। सेपरेट वाला तो इससे भी ज्यादा आसान है, वो आता है या जरूरत है, शर्माया ना करो। पहली बात तो ये है कि यहां पर जितने भी आप लोग एक दूसरे को जानते हो ना, सीए के बाद शायद ही कभी एक दूसरे को जानो, शर्म हया सब कुछ घर छोड़ के आया करो। यहां पर आपने आना सीखने के लिए, आपको जो चीज नहीं आती खुल के पूछा करो, इसकी कौन सी शर्माने, कोई पता नहीं कौन क्या समझेगा, कोई मजाक उड़ाएगा या कोई हंसेगा, तो भाड़ में जाए, हंसाता है कोई मजाक उड़ाता है। अपने आप की ग्रूमिंग वाली साइड पर तवज्जो दो, बस जो चीज नहीं आती वो पूछो। हाँ, घर में ना पढ़ के इस क्लास में आकर पूछना ये नालायकी है। घर में पढ़ो, घर में मेहनत करो, कोशिश करो, तब आपके दिमाग में सवाल आया करेंगे, वो आकर पूछा करो, डिस्कस किया करो अपने दोस्तों के साथ, क्लास में, टीचर के साथ। ये एक प्रोफेशनल तरीका है, ओरिजिनल। बाकी ये है कि अगर आपको जी पता नहीं लोग क्या कहेंगे, समझ पता नहीं, हमें समझ नहीं लगती, बाकी सबको समझ लग जाती है, तो याद रखिए अगर आपको समझ नहीं आती तो या तो आप रेगुलर पढ़ नहीं रहे। ना समझ आना एक बहुत रेयर चांस होता है कि आप रेगुलर तैयारी कर रहे हो और ना समझ, ऐसा नहीं होता। बस कोशिश करते रहो। और ये टाइम देखिए, इतना टाइम क्लासेस को भी गुजर गया, आपने सीए में एडमिशन लिया, इतना टाइम गुजर गया ना, चाहे आपने मोबाइल इस्तेमाल किया तब भी गुजर गया, आपने टाइम जाया किया तब भी गुजर गया, ओवर थिंकिंग की तब भी गुजर गया, और अगर हम पढ़ लेते तब भी गुजर जाता। तो अगर हम पढ़ते तो एक फायदा जरूर होना था कि आपके अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है ना वो जरूर इंप्रूव होती। तो टाइम गुजारना जैसे मर्जी गुजार लो, और उससे फर्क क्या पड़ता है बाकी तमाम चीजों से ना, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं होती। अपने कैरियर पे काम करने से पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आप लोगों की बॉडी के अंदर भी चमक आती है। अगर यहां पर दो लोग एंटर हो ना इस क्लासरूम के अंदर, एक कैफ क्वालिफाई हो और एक का सिर्फ एक पेपर रहते हो, उनके चेहरे से पता चल जाता है, इतना फर्क पड़ता है। चेहरे की चमक चेंज हो जाती है, जिसे आप ग्लो कहते हो, वो चेंज हो जाता है, आंखों की चमक खत्म हो जाती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, जल्दी हो सकने से मुराद नहीं है कि आप 8 पेपर एक ही दफा दे दो, जल्दी से मुराद है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप चाहे एक पेपर दो लेकिन पास होना चाहिए। पेपर चाहे आप 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, पेपर पास होना जरूरी है। पेपर रखना जरूरी कभी नहीं है। आप में से अगर कोई बंदा ये सोचता है कि 4 रखेंगे चलो 2 तो पास होंगे, वो 2 भी नहीं होंगे। 3 रखने हैं, तीनों पास करने, 4 रखने हैं तो चारों पास करने हैं, वरना रखो ही 2। अगर आपकी ये इंटेंशन है कि 4 के बाद 2 पास होंगे तो फिर रखो ही 2।
इंटेंशन उतनी रखो ताकि आपकी ना फीस जाया हो और ना टाइम। ये ना हो कि आप 4 पेपर पर मेहनत करते रहो और एंड पे जाकर आपको ये 2 नहीं देते, ये 2 देते हैं, तो शुरू से उन्हीं 2 पर मेहनत करते, वो और ज्यादा अच्छा तैयार हो जाते। तो अब सवाल ये है कि अगर हम कहते हैं ना, यही सवाल अगर सेपरेटली रिकॉग्निशन में होता तो हम 2 कॉलम बनाते, एक 400 का, सॉरी दोनों से करूंगा, वो भी करवाता। आज हो जाएगा काम, आज वो, क्योंकि ये तो रिपीट कर रहे हैं ना। अगला काम आसान है, ये पूरा IAS जो 20 है ना, वो रिलेटेड टू एसेट है, रिलेटेड टू इनकम अभी हो जाएगा, एक लोन का केस है वो अभी हो जाएगा, बाकी अंग्रेजी है वो मंडे को पढ़ लें। हाँ जी, सवाल ये है आपके पास कि 400 और 250, ये हो गया सेपरेटली रिकॉग्निशन। पहले साल, अगर ये पहले साल दोनों मौजूद हैं तो हमने वैसे ही एसेट को कंसीडर करना है जी। और आप ना रिमेनिंग लाइफ ही लिया करो, उसमें गलती के चांस नहीं होते। स्ट्रेट लाइन में बुक वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग। अब आपके पास डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। सेम काम इसके साथ करेंगे, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। सबसे पहले इसकी डेप्शन कितनी आएगी? 30। ये हमारे पास साल कौन सा है? जून 23। पहले 23 है ना जी, 23। कितनी वैल्यू आ गई? 300। अब 250 को 10 पे डिवाइड करो, 9/12 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 18.7। इसकी वैल्यू बताओ कितनी जाएगी? 231. ये हमारा पहला साल गुजर गया। इसकी एंट्रीज पास करने चाहते हो तो एंट्री जरा सुनिएगा। इस 400 की एंट्री क्या होगी? PP टू कैश। और 250 की एंट्री क्या होगी? कैश टू डेफर्ड ग्रांट। ओके, ये 30 की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब सेपरेट है। और 18.75 की डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम या SPL। और अगर हम बनाना चाहते हैं एक्सट्रैक्टर, तो एक्सट्रैक्ट के अंदर मेरे भाई ये चीज SPL की है एक्सपेंस, ये चीज भी SPL की है इनकम। ये आपके पास SOFP का एसेट पड़ा हुआ है और ये आपके पास SOFP की लायबिलिटी पड़ी हुई है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट भी बन जाएगा। उसके बाद हम अगले साल जाते हैं, तो अगले साल जून 2024, ये 40 आ जाएगा जी और ये 25 आ जाएगा। ऐसा ही है, 370 में से 40 माइनस करेंगे 330 आ जाएगा। 231 में से 25 माइनस करेंगे तो 206.25। ये 2024 भी हमारा पूरा हो गया। इसकी अगर हम एंट्री पास करेंगे तो एक डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी 40 की अमाउंट से और एक ग्रांट इनकम की एंट्री पास होगी 25 की अमाउंट से। अगर हम इसके एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो ये दोनों आपका SPL है और ये SOFP है। हाँ, अगर आपने इसको बनाना है करंट और नॉन करंट तो हमें एक अगले साल की वैल्यू भी जरूरत पड़ेगी और वो भी 25 होगी। फिलहाल के लिए वो भी 25। 2025 में हमने पैसे वापस कर दिए। सेपरेटली का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एसेट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2025 में हम जाएंगे तो 2025 के अंदर भी ना इसकी डेप्रिसिएशन 40 ही आएगी और ये 290 आएगा। ये डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारी पास होगी, एक्सट्रैक्ट है तो एक्सट्रैक्ट की बातें होगी। अब पैसे वापस कर दिए हैं, फिर वही बात, जितने पैसे वापस किए कैश क्रेडिट, 80% किए, जितने भी किए पूरे भी वापस कर सकते हो। जितने पैसे वापस किए कैश क्रेडिट। अब जो काम आपने ये किया है और जितने सालों तक किया है, सेम काम आपने 200 के साथ करना है, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। कितना आ जाएगा? 15।
185 फिर डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ है, ये ऊपर वाला डिवाइड 20 160 आ गया सेम काम। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस रिफंड, कितनी अमाउंट 30 और डेबिट क्या करेंगे डेफर्ड 65 डन। बिल्कुल वैल्यू सेम ही होगी। अब हम यहां पर अगर आए, अब यहां पर हम एक दफा 165 यहां पर माइनस करेंगे क्योंकि आपकी लायबिलिटी रिफंड की वजह से अगर 20 पूरे पैसे वापस करते ना तो ये 206.25 ही आना था माइनस, क्योंकि लायबिलिटी सारी खत्म हो जानी थी, लेकिन आपने सारे पैसे वापस नहीं किए, तो इसमें से 165 माइनस कर देंगे, तो 206.25 में से 165 माइनस कर 41. अब इसको रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डिवाइड करके फिर वही अमोर्टाइजेशन शुरू कर देंगे। कितना डिवाइड करेंगे 8. कितना आएगा 5। अब इसकी एंट्री पास करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं करिए। हाँ जी, ये था रिलेटेड टू एसेट सेपरेटली रेकग्नाइज्ड। कर दे खत्म इसको। अब आ जाओ हेडिंग 2 रिलेटेड टू इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। अच्छा, ये नाम रिलेटेड टू इनकम लिखते हैं, लेकिन आप अपने लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सपेंस लिख लो। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है, पेपर में नहीं लिखना रिलेटेड टू एक्सपेंस, पेपर में रिलेटेड टू इनकम ही लिखना है, लेकिन है रिलेटेड टू एक्सपेंस। सबसे पहला केस नंबर 1, गवर्नमेंट ग्रांट received against expenses already incurred. केस क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंकर्ड, मतलब क्या इसका, पहले एक्सपेंस हो चुके हैं। सपोज दैट विहाड़ी में दिमाग का होता है, जमान फौत हो जाता है, अल्लाह न करे। अब गवर्नमेंट ऐलान करती है कि इसके गुस्सा को 10 लाख रुपया दिया जाए, यानी जो जो धमाके में फौत हुए हैं उनको 10 लाख दे दिया। अब इनके अब्बा जी को तो खुश हो जाएंगे कि चलो ये जिंदा काम का नहीं था, चलो बाद में अब काम आ गया। तो ये जो पहले नुकसान हो चुका होता है किसी बिजनेस का, उसके बाद अगर गवर्नमेंट पैसे देती है तो जैसे मिले गवर्नमेंट ग्रांट इनकम में लिखा, चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज रिसीव्ड या बिकम रिसीवेबल। एज रिसीव्ड जैसे ही मिले, या सारी कंडीशन पूरी होगी, बस चेक का भी मिलना रह गया कि रिसीवेबल कंफर्म हो गया, तो आपने उसी वक्त क्या लिख देना है, इनकम में लिखना, और कुछ नहीं सोचना क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या था क्या नहीं था। अगर पैसे मिल गए या कंफर्म हो गया कि मिल जाने, तो आपने उसी वक्त क्या कर देना है, इनकम क्रेडिट कर देनी है। मिल गया तो कैश डेबिट, ना मिले तो रिसीवेबल डेबिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट ग्रांट, इसकी गवर्नमेंट ग्रांट चार्ज टू, या रिकॉग्नाइज लिख दो क्योंकि चार्ज एक्सपेंस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, रिकॉग्नाइज एज इनकम
in statement of profit or loss as received या become receivable। यही इसका आंसर है। दानों की बात, एक और केस लिखें, नंबर 2, गवर्नमेंट ग्रांट received for general purpose of business without specific grant received for general purpose of business without specific। जनरल पर्पस क्या होता है? आप जब पढ़ते होंगे कि ये I2B तो पढ़ाई था, उसके अंदर ना शायद आपका कुछ चैप्टर ऐसा हो कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनका एक मिशन ऑब्जेक्टिव और गोल है ना, जिस चैप्टर में भी था। अब उनका एक गोल होता है, एक वैसे तो गोल प्रॉफिट कमाना ही है, लेकिन एक और मिशन भी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि जनाब हमने सोसाइटी के लिए ये काम करना है। एक स्कूल बनता है कि हमने अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको इस लेवल का तैयार करना, एजुकेशन प्रोवाइड करनी, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी। अब गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा करती है कि उस इदारे को पैसे दे देती है कि अपने जनरल पर्पस पे खर्च करो। अब जनरल पर्पस मतलब अपने बिजनेस एक्टिविटी में, ये नहीं कि घर में गाड़ी लेकर चले जाओ इन्वेस्टमेंट, क्या बिजनेस के ऊपर खर्च कर दो विदाउट एनी कंडीशन कि आपने ये प्लांट लगवाना है, नहीं आपने वहां पर सोलर लगवाना है, नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। अगर सोलर की लगी होगी तो फिर तो रिलेटेड टू एसेट हो गया। अगर वो कहता है प्लांट लगाना है पानी का अपने स्कूल के अंदर, रिलेटेड टू एसेट हो गया। या वो कहता है कि जनाब आपने बिजली का बिल देना है, रिलेटेड टू इनकम हो गया। कोई भी कंडीशन नहीं है। जनरल पर्पस, जनरल पर्पस का मतलब है जो जो जहां जहां आपको लगता है ना कि ये डेफिशिएंसीज है उसको पूरा कर। आपने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करवानी है, आप ऐसा करो अपने सॉफ्टवेयर खरीदो, आपने अपने वो जो इक्विपमेंट खरीदो, जो मर्जी खरीदो। तो जब कोई कंडीशन ना लगाए जनरल पर्पस के लिए दे जाए तो वो भी गवर्नमेंट ग्रांट इनकम में लिख देते हैं जैसे ही रिसीव होती है, क्योंकि डेफर कर नहीं सकते। डेफर तब करते कोई शर्त होती, तो कोई कंडीशन होती, उस कंडीशन के साथ अटैच करते उसको, कंडीशन तो है ही नहीं। तो फिर इसको भी, इसका भी आंसर लिख लें। इनका एक ही दफा ट्रीटमेंट होता है, एक ही दफा होगा। तो इसकी गवर्नमेंट ग्रांट भी क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज इनकम एज रिसीव्ड या बिकम रिसीव्ड। तीसरा केस, गवर्नमेंट ग्रांट received for future expenses, गवर्नमेंट received for future expense। ये केस है ओरिजिनल रिलेटेड टू इनकम वाला। पहले तो दो ऐसे ही ना पेपर में आ जाते हैं, दो दफा आए हुए, दोनों आए हुए एक एक दफा। लेकिन ओरिजिनल केस ये है कि फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए हमें कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली। अब हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई। अब नंबर 1, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने कहा कि ये आपको मिली है नेक्स्ट 5 इयर्स यूटिलिटी बिल के लिए, बट यूटिलिटी बिल अमाउंट
not given in the question. अब गवर्नमेंट ने पैसे दिए अगले 5 साल यूटिलिटी बिल, मतलब गैस और बिजली के, गैस पानी बिजली के बिलों के, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया हुआ कि बिजली का बिल आया कितना या यूटिलिटी बिल हैं कितने, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया। क्या करेंगे, जो आपको पैसे मिले डिवाइडेड बाय 5, हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड से इनकम में लिखते जाएंगे और बाकी अमाउंट डेफर्ड ग्रांट में पड़ी रहेगी। नहीं पता चला हमें पैसे मिले 20 लाख मिल गया 5 साल के लिए कि भाई अगले 5 सालों के बिजली की मद में ये लें 20 लाख। अब पता नहीं बिजली का बिल 6 लाख आ रहा है पर मंथ, 5 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है, 12 लाख, कुछ भी नहीं बताया। तो जो हमें 20 लाख मिला है 5 सालों के लिए, इसको कैसे फिर करेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए ओवर द लाइफ ऑफ द 5 इयर्स इनकम में लिख देंगे। 20 लाख मिला, एंट्री क्या पास करेंगे? कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। फिर 1 साल पूरा हो जाएगा, उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? डेफर्ड ग्रांट डेबिट, इनकम क्रेडिट डिवाइडेड बाय 5 करके, बाकी को लायबिलिटी पड़ी रहेगी। फिर अगले साल एक और इनकम, बाकी लायबिलिटी। इसी तरह 5 सालों पे उसको अमोर्टाइज कर, जब रिफंड होगा तो फिर रिफंड कर देंगे। इसका भी रिफंड का केस आएगा। ये बात समझ लग गई? तो अगर तो एक्सपेंस नहीं गिवन, अच्छा हमने तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला किया ही नहीं, चलो इसके साथ वो भी है, एक उसी जैसा केस है, वो करेंगे जरूर। अब हमारे क्वेश्चन में वो नहीं गिवन, यानी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन आई कैप इतना तो दे सकता है। क्वेश्चन भेजते हैं, हम खुद ट्राई करते हैं, तो कर लेना। एनर्जी लो नहीं हुई, वो एक थोड़ा सा वो वही वाला था ना, वो बंदे ने नहीं, कोई नहीं, खैर दुख ज्यादा तब होता अगर उसकी पहले की रिकॉर्डिंग ना अवेलेबल, फिर तो बहुत ही ज्यादा दुख। एक दफा ऐसा हुआ था आप लोगों के लिए, मैंने ना पार्टनरशिप की रिकॉर्डिंग की पीआरसी के अंदर, प्रॉपर सारी रिकॉर्डिंग ओके करके मैंने कहा चलो भेज दूंगा। इसलिए वो बाद में आपने देखा होगा कि ऐसे ही आम सी रिकॉर्डिंग आती रही थी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं थी जब पार्टनरशिप वाली मैंने भेजी थी। तो रिकॉर्डिंग करके, तो अब मैं ना अपने मोबाइल का डाटा साफ कर रहा हूँ, मतलब वो डिलीट कर रहा हूँ, उसमें वो भी डिलीट हो गया। बड़ी कोशिश की मैंने रिकवर करने की, नहीं हुआ। फिर मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, और वो रिकॉर्डिंग भी बस फिर तो गुजारा करना ही था। 3 दिन तक तो मैं कोशिश ही करता रहा कि शायद वो रिकॉर्डिंग रिट्रीव हो जाए, लेकिन नहीं। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़ा बड़ा कुछ किया। हाँ, कुछ में वो क्या दिखा रहे थे कि रिट्रीव हो जाएगी, उसके कोई $200, कोई $500। मैंने कहा इतने तो बच्चों की कीमत नहीं है जितनी डॉलर में पैसे ले रहे हैं। मैं कैसे बेहतर है दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे। और भैया पेपर से 1-2 दिन जो पहले आपको मैं चीज भेज रहा हूं ना, समझो वो आपको पेपर में आएगी, एज इट इज ही आती है। लेकिन आपको पता है जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ ना, चाहे अगर 5 मिनट पहले भी पता चल जाए ना आपको, वो आपका सवाल हो जाए। हाँ, तो हो जाता है, वो है ही कुछ नहीं। हमें लॉस वाला केस आया था, उसका आंसर ही नहीं करा, मैं 2 दफा से सॉल्व किया। चलिए, अगर तो ये इसका आंसर क्या होगा बोला, अगर तो यूटिलिटी बिल की अमाउंट क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन, तो ये बड़ा आसान सा काम होगा। क्या करेंगे? अमोर्टाइज ओवर 5 years with straight line। नहीं, इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड थोड़ी है। ये तो अमाउंट है, बिजली के बिल के लिए पैसे पड़े होंगे। सर अगर वो बिजली के बिल के पैसे ना दे, लेकिन वो ये बोल दे कि आपका जितना बिल आएगा उतना दे देंगे। नहीं, जितना बिल आएगा उसमें से आप 20% ना दें, तो वो ग्रांट हो, वो भी ग्रांट है, तो फिर उसको भी ऐसे वो भी करने लगे।
ये तो ये है कि उसने हमें पैसे दे दिए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बिजली के बिल की अमाउंट गिवन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ हमने उसको ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट बराबर बराबर अमाउंट 5 सालों के अंदर डिवाइड कर देना। 4 साल है तो 4 पे डिवाइड कर देना, 8 साल है तो 8 पे डिवाइड कर देना। अब अगला केस है कि आपको गिवन है, अब यहां से शुरू हो जाएगा डायरेक्टली डिडक्शन और सेपरेट डिडक्शन। अब आगे हमारे पास 5 साल गवर्नमेंट ने हमें यूटिलिटी बिल के पैसे दे दिए। कितने पैसे लेने हैं गवर्नमेंट से? 2 लाख ले लेते हैं। और कितने सालों के लिए है? फॉर 4 इयर्स। ठीक है। अब बिजली का बिल हमें 4 साल का क्या आया? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। पहले साल बिल आया हमें 80,000, दूसरे साल बिल आया हमें 1.5 लाख, तीसरे साल हमें बिल आ गया 70,000, चौथे साल बिल आ गया हमें 1 लाख। डन। अब हमें गवर्नमेंट ने दिया 2 लाख 4 सालों के लिए, और बिल हमें आया 80, 1.5, 70 और 1 लाख। अब हमने जितना बिल आया उसकी उतनी अपोर्शनमेंट करके उसको इनकम के तौर पर उसी में से उतनी इनकम रिकॉर्ड कर देंगे, बाकी सारी लायबिलिटी पड़ी रहेगी, चाहे डायरेक्टली डिडक्शन है चाहे सेपरेटली रिकग्निशन। क्या करेंगे? हमें 2 लाख मिला कितने पैसों के बदले? 4 साल में कितना बिल आ गया? 4 साल में कितना बिल आ गया? 4 लाख। अब अपोर्शन कर देंगे इसको ओवर द 4 साल बिलों के ऊपर, ओवर द जो 4 साल के बिल है उसके ऊपर अपोर्शन कर देंगे। तो एलोकेशन लिख लो गवर्नमेंट ग्रांट की। कैसे एलोकेशन करेंगे? 2 लाख को 4 लाख पे डिवाइड कर देना, एक दफा 80,000 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 1.5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, जितना हिस्सा बनता है उतना आता है। हाँ जी करो जरा, 80,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 40,000। 1.5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और आपकी गवर्नमेंट ग्रांट इस तरह से पूरी अमोर्टाइज हो जाए। जब भी यानी एक्सपेंसेस गिवन होंगे ना, मेथड जो मर्जी होगा टेबल जरूर बनेगा। जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नहीं हम करते थे, मेथड जो भी होता था प्रेजेंटेशन का टेबल जरूर बनता। अब हम इस टेबल की एलोकेशन करते थे, मतलब इसकी एंट्रीज पास करनी, एंट्रीज पास कर। मैं अगर आपको एक्सट्रैक्ट बताऊं, अगर तो डायरेक्ट डिडक्शन है तो दोनों को नेट करके एक्सपेंस मिलेगा। अगर डायरेक्टली डिडक्शन है तो माइनस करके, और सेपरेटली है तो बिल एक्सपेंस में लिख दो, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम में लिख दो। हाँ इसमें लायबिलिटी लाजमी आती है दोनों केसेस के अंदर, लायबिलिटी लाजमी आती है। वो कैसे? चेक करके देख। पहली एंट्री क्या पास होगी ईयर 1 के अंदर जब पैसे मिले थे? कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। कितने पैसे मिले थे? 2 लाख। अब जरा एंट्री देखना, पहले साल का बिजली का बिल कितना आया था? बिजली का बिल टोटल कितना आया था? 80,000। तो जेब से तो 80,000 जाएगा ना। यहां तरीका का देखना, कैश क्रेडिट 80,000 से। अब अगर तो डायरेक्टली डिडक्शन है, अगर तो डायरेक्टली डिडक्शन है तो क्या करेंगे? उसको माइनस करके लिख देंगे, एक्सपेंस को माइनस करके लिख देंगे। बिल एक्सपेंस 40,000 लिखेंगे। ये 40,000 कौन सा है भला? 80,000 माइनस 40,000,
और बाकी का जो डिफरेंस है वो लिख देंगे डेफर्ड ग्रांट। ये डायरेक्टली डिडक्शन है। आप कहोगे सर नजर कहां पर आ रहा है, आपका तो बिल 80,000 आया था, आपने बिल कितना लिखा हुआ है 40,000, तो डिडक्ट करके लिखा है। आपका बिल कितना आया था 80,000 और आपने कितना लिखा है डिडक्ट करके। जितनी गवर्नमेंट ग्रांट नेट हो जानी है वो गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट कर दें, जो बाकी बचेगा वो एक्सपेंस में चला जाएगा। अब अगली बात अगर हम देखें ईयर 2 के अंदर आपको बिल कितना आया था, कैश क्रेडिट कर दो 1.5 लाख से। अब इसके बदले ग्रांट कितनी एडजस्ट होनी है, माइनस होनी है 75,000। ये ऊपर टेबल बना हुआ है इसी में से 75,000। तो डेफर्ड ग्रांट 75,000 और बाकी जो जाएगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं बिल को और उनको माइनस करके बिल में लिख दें, जो डिफरेंस आएगा वो ग्रांट में लिख दें। तीसरे साल कैश क्रेडिट, तीसरे साल कितना बिल आया था 70,000। अब बताएं बिल कितना लिखेंगे, 70 में से जो ग्रांट मिल गई वो माइनस कर देंगे तो बिल लिख देंगे 35,000 और बाकी डेफर्ड ग्रांट आ जाएगा। ईयर 4 आखिरी साल कितना बिल आया, तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया 1 लाख से, क्योंकि हमने पे तो 1 लाख ही करना है। इसमें डेफर्ड ग्रांट कितनी एडजस्ट हो गई, ये नहीं कि हमेशा बराबर बराबर आएगा, हमेशा बराबर बराबर नहीं आएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। ये तो 4 लाख के बदले 2 लाख हमें ग्रांट मिली है, तो इसलिए वो 50-50 चल रहा है। अब ये कौन सा था डायरेक्टली डिडक्शन, इसके एक्सट्रैक्ट भी बना लेते इधर ही करीब करीब ही। एसओपीएल के अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनाना चाहूं, एसओपीएल के ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, वैसे उल्टा लिख दिया हमने, एक्सट्रैक्ट हमेशा उल्टा लिखते हैं। ईयर 4, ईयर 3, ईयर 2, ईयर 1 में देखें पूरी एंट्री के अंदर आपको सिर्फ एक ही एक्सपेंस नजर आ रहा हो, आपने बिल के नाम से लिखना है बिल एक्सपेंस 40,000। फिर ईयर 2 में बिल एक्सपेंस कितना है 75,000। आप कहेंगे सर साथ लायबिलिटी भी तो है, वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या आती है एसओपीएल के। आपने सिर्फ ये देखना है किसी किस्म का इनकम या एक्सपेंस अगर आ रहे हैं एंट्रीज के अंदर तो वो लिख लें। तीसरे साल 35,000, चौथे साल 50,000, उसके बाद SOFP, हाँ जी, सबसे पहले यहां पर इसमें एसेट तो है ही नहीं, एसेट है ही नहीं तो लायबिलिटी, बस कैश नहीं आता होता।
जी ये टेबल वाला तरीका आपको ना बहुत आसान लगेगा। जिस साल पे खड़े हो वो हो गया इनकम, राइट, ये खत्म हो गया। अगले साल वाला करंट लायबिलिटी और उसके बाद वाले नॉन करंट लायबिलिटी। पता चला? जिस साल पे खड़े हैं वो तो इनकम में चला जाएगा। उससे अगले फौरन साल वाला, अगर हम ईयर 1 पे खड़े हैं वो इनकम में, ये हो गया हमारी इनकम। फिर अगले साल हमने इसको लिख देना है, ये सारी लायबिलिटी बची पड़ी है ना बाकी, तो 75,000 करंट लायबिलिटी में लिख दें और बाकी दोनों प्लस करके नॉन करंट लायबिलिटी। डन? सर ये कैश नहीं लिखा है। कैश नहीं लिखते होते, उसकी वजह यह है कि वैसे लिखना चाहिए कैश और बैंक के बारे में, क्योंकि उसका बैलेंस ओरिजिनल नहीं होता ना, हमें ये नहीं पता कितना कैरी डाउन आ रहा है, और कैश कभी नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए। तो अगर हम सिर्फ ये लिखेंगे तो कैश हमारा नेगेटिव में चला जाएगा। कैश, अगर हमने प्लांट खरीदा है तो एंट्री क्या पास करेंगे? प्लांट टू कैश, कैश टू नेगेटिव है, पहले वाला बैलेंस पड़ा ही नहीं कि किस में से माइनस करना है, तो इसलिए कैश पे लिखते ही नहीं। एक्सट्रैक्ट के अंदर कैश और बैंक के अलावा सब कुछ लिखते हैं, कैश और बैंक नहीं लिखा। जी तो हो गया फिर, तो आप बस बता दें फिर अगर आप हो गया तो। हाँ जी बताएं जी। आप सबसे पहले आप बताएं कि ईयर 1 के अंदर मेरी लायबिलिटी नॉन करंट कितनी है और करंट कितनी? 85 नॉन करंट और 75 करंट। फिर ईयर 2 में नॉन करंट में कितनी आएगी? 50,000 नॉन करंट में, और करंट में 30। ईयर 3 के अंदर करंट में तो नील आएगी, नॉन करंट में, और करंट में 50,000, और ईयर 4 में सब खत्म। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, इसी सवाल को हम करते हैं सेपरेटली रिकॉग्निशन के तहत। ये तो हो गया हमारा डायरेक्टली डिडक्शन के साथ, और जैसे ही अगला क्वेश्चन होगा तो फिर इसमें सिर्फ रिफंड का केस बच जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, तो क्या करेंगे जनाब? पहली एंट्री का पास करेंगे ईयर। जी लायबिलिटी 50,000 को क्या करना? आखिरी साल इनकम में चला गया, जब चौथे साल की बात कर रहे हो ना, चौथे साल में तो इनकम में चली गई, बाकी कुछ बचा ही नहीं। हाँ जी, टेबल सेम बनेगा जी, टेबल बनाना आ जाएगा ना, टेबल सेम बनेगा। अब पहली एंट्री अब है डायरेक्टली डिडक्शन है या सेपरेट रिकॉग्निशन, तो सेपरेट सेपरेट लिख दो बस। बिल आया तो बिल की एंट्री, बिल डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? पूरी अमाउंट से। और उसकी एंट्री डेफर्ड ग्रांट डेबिट, क्योंकि पहली एंट्री वही पास होनी है, कैश टू डेफर्ड ग्रांट 250 से 2 लाख से, सॉरी, गवर्नमेंट ग्रांट जो आपको मिली है पहली एंट्री सेम पास होनी है। डेफर्ड ग्रांट टू एसपीएल या ग्रांट इनकम, कितनी अमाउंट से? 40,000 से। और जो पहले माइनस करके लिखते थे अब सेपरेट करके लिखते हैं। ईयर 2 में क्या करेंगे? बिल डेबिट, कैश क्रेडिट, बिल डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? भला जितना बिल आया, कितना बिल आया था? 150,000। और ग्रांट कितनी सेटल करनी थी? तो डेफर्ड ग्रांट, ग्रांट इनकम कितनी अमाउंट? बिल डेबिट,
70 हर्ट्ज और डेफिनेट 35 और बच गया आपका बिल डेबिट कैश क्रेडिट ग्रांट क्रेडिट डन। बिल्कुल हो सकता है, इनकम में वो चली जाएगी। जैसे अब सेपरेट में तो मसला ही नहीं है ना, ऐसा हो सकता है बट होता कब में, रेयर केसेस में। एक सवाल ऐसा हुआ है ACCA में, मैंने देखा था ऐसा सवाल था। अगर नॉर्मल ऐसा हो कम ही है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले बेचारी वो कहते ना ही कुछ देना पड़े। अच्छा, अब इसके अगर हम एक्सट्रैक्ट बनाना चाहें, अब ये तो एक्सट्रैक्ट अगर बनाते हैं जरा, तो SOPL के एक्सट्रैक्ट में क्या सीन नजर आएगा हमें? SOPL दो चीजें नजर आएंगी, एक इनकम भी और एक एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस के अंदर एक कुछ नजर आएगा आपको, अदर एक्सपेंस में नजर आएगा आपके पास बिल, और अदर इनकम में क्या नजर आएगा आपको? गवर्नमेंट ग्रांट। ईयर 4, ईयर 3, ईयर 2, ईयर 1। बिल ईयर 1 में कितना आया था? 80,000 पूरा पूरा लिख देंगे। 1.5 लाख पूरा पूरा लिख देंगे। 70,000 पूरा पूरा लिख देंगे, और 1 लाख। और अदर में क्या आएगा? ग्रांट इनकम जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, चला 35। और अगर आप SOFP बनाना चाहते हो, SO, और आप चाहते हो कि हमने तो वही करना है कि नॉन करंट अलग और करंट लायबिलिटी और बेहतर एक्सपेंस कर तो डायरेक्ट नहीं आती में आए, क्योंकि इसमें लायबिलिटी क्योंकि पड़ी रहती है, क्योंकि एसेट्स में तो एसेट में से माइनस हो जाती है ना, इसमें साथ साथ माइनस होती है। जितनी अमोर्टाइज होती है बस उतनी माइनस होती है, तो बाकी हमारी लायबिलिटी के अंदर केस आता है। तो इसमें SOFP के एक्सट्रैक्ट देख लो एक जैसे होते हैं, अब देखना बिल्कुल सेम रहेंगे। डेफर्ड ग्रांट चेक करके देख ले। हाँ, पहले साल कितनी इनकम बन गई? 40,000। 40,000 गया, बाकी जो बच गया उसमें करंट और नॉन करंट में हिस्से कर दो। 75,000 करंट में चला जाएगा अगले साल वाला, 85,000 और 85,000 चला जाएगा अगले साल। फिर 75,000 भी इनकम बन गया, उससे अगले साल कितना आ गया? 50, 35 चला जाएगा, और बाकी कितना बच गया? 50,000। अगले साल नॉन करंट तो खत्म हो गया, 50,000, और आखिरी साल कुछ भी ना बचा। और इसके अगर आप एक्सट्रैक्ट मैच करो SOFP के, तो ये हमेशा सेम होते हैं, हमेशा।
रिलेटेड टू इनकम के SOFP की एक्सट्रैक्ट हमेशा बराबर हो। ओके होगी बात? सर हम अलग अलग कैसे क्यों बनाते हैं? क्या डायरेक्ट डिडक्शन का ये प्रेजेंटेशन के दो मेथड अलाउ किए स्टैंडर्ड ने कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लोगों को आप जिस तरह से मर्जी प्रेजेंट करना चाहें, इन दोनों में से करना, कोई और तरीका नहीं करना। इसका कोई बेनिफिट होता है? बेनिफिट बेसिकली डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर, या जो मैनेजमेंट बैठी होती है अकाउंटिंग वाली, कि वो क्यों करना, क्या करना चाहते हैं, कि वो अगर ये देखना चाहते हैं ना कि हमें ये पता चले कि हमारे पास ना एसेट ओरिजिनल किस वैल्यू का था, डिडक्ट करके वो तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो फिर वो सेपरेट रख देते हैं। वो कहते हैं हमें एसेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं कि एसेट की क्या वैल्यू है, हमें बस ये पता है कि अकाउंटिंग थोड़ी कम हो जाए, फिर वो फॉरन माइनस कर देते हैं। डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन इसके अलावा नहीं कर सकते। मतलब अगर डायरेक्ट डिडक्शन होगा उसमें इनकम नहीं है तो फिर उनको तो नहीं, फायदा नुकसान आपको तो नेट नहीं हो जाता एंड पे जाके, डिडक्ट करते तो डिडक्शन कम हो जाती है, वो तो इफेक्ट जीरो नील हो जाता है, वही सेम इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, अब हमने सवाल करना है रिफंड का। रिलेटेड टू इनकम में अगर रिफंड का केस आ जाए तो सेम होता है 100% दोनों केसेस में, क्योंकि लायबिलिटी रिफंड खत्म करनी होती है ना, तो लायबिलिटी रिलेटेड टू इनकम में अगर हम रिफंड करेंगे पैसे, अगर क्योंकि उन्होंने कहा था कि बिजली के बिल के लिए उसने पैसे दे दिए और कुछ शर्तें लगा दी कि यार तूने ये करना है तब हम बिजली का बिल आपका पे करेंगे, हम ये नहीं कर रहे, तो हम वो करने लग गए, तो फिर वो कहते ठीक है, फिर जो पैसे आपको दे दिए हैं ना वो वापस, ठीक है। तो इसका केस में हम जब देखते हैं पहला केस तो क्या है, इस में एक ही केस, दोनों केसेस में ना सेम ही होता है, दोनों में सेम रिफंड का केस, दोनों में एक जैसी एंट्री, एक जैसे इफेक्ट्स, क्योंकि इसमें लायबिलिटी पर का भी वही इफेक्ट आता है ना, और SOFP का जो रिजल्ट्स आते हैं वो सेम रहते हैं। तो सैलरी के लिए पैसे ले लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड related to 4-year salary of employees rupees 500,000, annual salary for 4 years ईयर 1 में 2 लाख, ईयर 2 में 2.5 लाख, ईयर 4 में 3 लाख 3 में, और ईयर 4 में 2.5 लाख कर लेते हैं, या ड्यूरिंग 3rd ईयर गवर्नमेंट कम रिफंड पर एंड पैसे वापस ले सकते हैं, कम 60%, 70%, वाट एवर, कोई भी केस बन सकता है। अगर कम पैसे वापस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट के साथ सिलसिला जारी रहेगा, और अगर सारे पैसे वापस ले लेंगे तो उस दिन के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये रिलेटेड टू इनकम है, इसको मिक्स नहीं करते रिलेटेड टू एसेट में, रिलेटेड टू एसेट की एक अपनी नेचर है और रिलेटेड टू इनकम एक अपना हिसाब किताब। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर सबसे पहला काम हमारा आ जाता है
पहले टेबल ही बनेगा क्योंकि सैलरीज गिवन है, तो बनाओ टेबल जरा। ईयर्स 1 2 3 4, उसके बाद सैलरीज पहले साल की सैलरी 2 लाख, 2,50,000, 3 लाख, 1 लाख टोटल। पहले तो एलोकेशन करेंगे ना, नौ लाख 5 लाख को किस पे डिवाइड करेंगे? 9 लाख पे। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 लाख से। कितना आ गया? 333 तो नहीं आ गया। फिर 250 से मल्टीप्लाई करें, कितना? 138,888 9 ना का भी आखिर वाला 3 लाख पे करें। 166,667 नेक्स्ट। ट्रिपल थ्री 833 8333 टोटल ये 5 लाख ही आना चाहिए, बाकी जो मर्जी कर वो वैल्यू एक ऊपर नीचे हो जाए तो। अच्छा पहले तो क्योंकि जब हमें पैसे मिले थे इट इज रीजनेबल एश्योरेंस टू कंप्लाई द कंडीशन, तो हमने गवर्नमेंट ग्रांट मानी थी तो उस हिसाब से तो हमने यही टेबल बनाया होगा। पर तीसरे साल में जाकर हमने बेईमानी की जिसकी वजह से हमें सारे पैसे वापस करने पड़े, सारे या कम जितने भी हिसाब किताब। अब अगर हम इसकी एंट्रीज पास करें, पेपर में वो चारों सालों की एंट्रीज नहीं पूछता, किसी एक साल की पूछ लेगा, तो आप उस वही वाले साल की एंट्री पास करें जिसकी वो एंट्री पूछ रहा है। एक्सट्रैक्ट भी इसी तरह से वो पूछता है, एक्सट्रैक्ट भी वो सारे नहीं पूछता। टेबल आप बनाकर इसका वर्किंग का रेफरेंस दे देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एंट्रीज पास कर लेते हैं कि अगर हम एंट्रीज वो पूछता है तो सबसे पहली वाली जो एंट्री पास होगी पैसे मिलने की ईयर 1 में, वो तो एंट्री पास होगी कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। सर एंट्रीज तो साथ साथ पास करते हैं जैसे जैसे कोई इवेंट आता है। हाँ तो लेकिन हमें पहले साल थोड़ी ना पता था अगले 3 सालों में कितना बिल आना, तो एलोकेशन करके कैसे। हाँ ये ना एक एस्टिमेटेड डाटा के ऊपर भी किया जाता है, क्योंकि पिछले बिल जो होते हैं ना वो हमारे पास पड़े होते हैं, उसमें बहुत थोड़ा बहुत इमटेरियल चेंज आता है, ज्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम तीसरे साल पे खड़े हैं तो फिर तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है, तो वो एक्सपेक्टेड बिल बताया जाता है, उस एक्सपेक्टेड बिल की बेस के ऊपर हम बना देते हैं। हाँ जी पहला 5 लाख, जी सर। कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट, ईयर 1 के बाद ईयर 1 पहला साल डायरेक्ट डिडक्शन हो तो क्या करेंगे? कैश क्रेडिट कितना? पहले साल कितने की सैलरी थी? 2 लाख, तो कैश 2 लाख से क्रेडिट, कैश 2 लाख से क्रेडिट। डेबिट क्या करेंगे? पहले जितनी इनकम एडजस्ट हो गई डेफर्ड ग्रांट 111 और जो बाकी है वो लिखा जाएंगे सैलरी एक्सपेंस के अंदर। हाँ जी 2 लाख में से ये माइनस कर दें तो बाकी सैलरी एक्सपेंस में आ जाएगा।
8888। ये हमारा पहला साल पूरा हो गया। दूसरा साल सेम, कैश डेबिट क्रेडिट। कितनी सैलरी दूसरे साल की थी? 2,50,000। और ग्रांट कितनी माइनस कर देनी है? 138,889 और बाकी चला जाएगा सैलरी एक्सपेंस के अंदर। ओके होगी बात? ये हमारे पास दूसरा साल भी पूरा। तीसरा साल, तीसरे साल में तो पैसे वापस देने पड़ रहे, और सैलरी एक्सपेंस लिखने से पहले पैसे वापस करेंगे या बाद में? ग्रांट रिफंड सैलरी एक्सपेंस लिखने से पहले वापस करेंगे या बाद? पहले ही वापस कर देंगे। रिफंड करना है ना दोस्त, तीसरे साल पहले रिफंड। अब रिफंड की एंट्री क्या पास होगी? दोनों केसेस में सेम होती है। अगर पैसे, जितने पैसे वापस किए कैश क्रेडिट, कितने पैसे वापस किए? सारे? तो सारे कितने थे? 5 लाख। अब जितना पहले डिडक्ट कर चुके थे, जितना पहले डिडक्ट कर चुके थे वो एक ही दफा एसपीएल के अंदर चले जाए। कितनी कितनी अमाउंट डिडक्ट कर चुके थे पिछले सालों में? एक 138,889 और एक 111,111। कितना? 2.5। जितने पैसे वापस यानी पहले डिडक्ट कर चुके थे वो डेबिट करेंगे पहले। अब इन केस जरा गौर से सुनिएगा, ये तो मैंने पूरे पैसे वापस कर दिए इसलिए पूरे वापस डेबिट कर दिया। अगर पैसे वापस करते 80%, तो जितना पहले लायबिलिटी थी उसका भी 80% ले देते। मतलब जितने पैसे ये वापस किए, ये 5 लाख वापस किए ना, ये टोटल अमाउंट है। अगर हम कहते नहीं 3 लाख वापस किए, तो हम क्या करते? ये जो 2.5 लाख है ये किसके बदले था? ये तो पूरी अमाउंट के बदले है, और हम मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 3 लाख से। फिर उतनी अमाउंट रिवर्स करते या परसेंटेज निकाल लेते। देखें आपका टोटल 5 लाख था ना, अब अगर हमने 3 लाख वापस किया, आप ऐसा करें 3 लाख को डिवाइड कर दे 5 लाख पे। हम पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं कितने परसेंट पैसे वापस किए। ठीक है, हमने कितने परसेंट पैसे वापस किए? सपोज 60%। तो ये जो अमाउंट लिखने लगे हैं ना एसपीएल टोटल करके, इसका भी 60% पे लिखेंगे, सारी अमाउंट फिर नहीं लिखेंगे। बात समझ लगी? तो जितने जिस तरह से सारे पैसे वापस करेंगे तो सारी अमाउंट लिख देंगे, आधे पैसे वापस करेंगे आधी अमाउंट लिखेंगे। मतलब अभी आपने फुल अमाउंट वापस की थी, होल अमाउंट रिफंड कर दी, लेकिन जितने पैसे वापस करेंगे जो इनकम में ये जो लायबिलिटी रिवर्स कर चुके हैं, ये लायबिलिटी रिवर्स करने का मतलब है सैलरी एक्सपेंस में से माइनस कर दिया था, अब पैसे वापस कर दिए, तो जो एक्सपेंस कम लिखे थे उनको तो वापस जिंदा करो ना। पहले आपने सैलरी एक्सपेंस 2 लाख था, आपने लिखा 88,000। 2.5 लाख था, आपने 1,11,000 कुछ लिख दिया। तो आपने सैलरी एक्सपेंस कम लिखे। क्यों कम लिखे? ग्रांट थी। अब गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर रहे हैं हम, तो जो एक्सपेंसेस कम लिखे थे फिर उसको वापस करो। तो अगर पूरे पैसे वापस कर दिए तो जितने एक्सपेंस वापस किए थे सारे रिवर्स। 80% है तो सबका 80% ले लो, जितने परसेंट वापस किए उतने परसेंट एक्सपेंस। वो सर 60% या 80% इस जो यही जितनी अमाउंट एक्सपेंस में से डिडक्ट की है तो ये डेफर्ड ग्रांट ही डिडक्ट की है। हाँ जी, उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा वो डेफर्ड ग्रांट। सही, किस चीज को हमने एक्सपेंस बनाया है एसपीएल का? सैलरी एक्सपेंस को।
2.5 लाख सैलरी एक्सपेंस के नाम से। आपने सैलरी एक्सपेंस जितनी अमाउंट आ रही थी ओरिजिनल, क्या पूरी लिख रहे थे या कम लिख रहे थे? ग्रांट की वजह से। अब जब ग्रांट वापस कर दी तो जितनी कम अमाउंट लिखी है वापस लिख दो, तो लिखना एक्सपेंस में ही है, चाहे आप रिफंड के नाम से लिख दो या सैलरी एक्सपेंस के नाम से लिख दो। देखिए आपको पहले खर्चा आया था 2 लाख सैलरी एक्सपेंस में, 2 लाख का खर्चा हुआ था सैलरीज का, कि लेकिन आपने अपनी बुक्स के अंदर सैलरी एक्सपेंस कितना लिख रहे हो? 88,000। आपने कहा मुझे रिफंड ग्रांट मिल गई है, मैंने उस जितना फिर मुझे एक्चुअल में देना पड़ा मैंने वो लिख दिया। अगले साल 2.5 लाख सैलरी एक्सपेंस दिया था आपने, लेकिन एक्सपेंस में कितना लिखा आपने? 1,11,111। अब तीसरे साल पैसे वापस हो गए ग्रांट, तो जो पिछले साल के आपके सैलरी एक्सपेंस आपने कम करके लिखे थे, अब तो उनका बेनिफिट खत्म हो गया, तो जितने कम किए थे वो वापस लिखो। तो कितने कम लिखे थे? पहले साल कितने कम करके लिखे थे? 1,11,000। दूसरे साल कितने कम किए थे? 1,38,000। वो सारे प्लस करो और आज तीसरे साल एक्सपेंस में लिखा। अगर आपने 60% पैसे वापस किए होते तो जितने पहले सैलरी एक्सपेंस कम किया था डिडक्ट करके लिखा था उसका 60% एक्सपेंस में लिखा। ये वही चीज है जो पहले हम करके आ रहे हैं, तब डेप्रिसिएशन के नाम से लिखते थे, अब सैलरी क्या ईयर 1 नहीं, अगर 60% होता तो ईयर 1 का नहीं, दोनों को प्लस करके 60% कर देते, दोनों को प्लस करके 60% कर देते। इन दो सारे पिछले सारे सालों को प्लस करके उसका 60% ले। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, एक बात और गौर से सुनिएगा। अब हम हमारे पैसे सारे वापस हो गए, क्या अब आने वाली सैलरी में से भी कुछ डिडक्शन होगी? नहीं, अब आने वाले सालों में कोई डिडक्शन। लेकिन अगर कुछ पैसे बच जाते वो उसके हिसाब से दोबारा टेबल बनता, सारा कुछ बनता फिर उसके। लेकिन 19 जी, अगर आप सारे पैसे वापस ना करते, ग्रांट के पैसे रह जाते, 5 लाख में से भी 5 लाख वापस कर दिया ना, तो पैसे तो खत्म हो गए। अगर 2 लाख वापस करते तो 3 लाख रह जाता। अगर पैसे बच जाते तो उसको दोबारा एलोकेट करते, लेकिन आज तक ऐसा केस कभी ना पूछेगा वो आपसे, ना उसने पूछा है। जब भी पेपर में इसका सवाल दिया है ना उसने इनकम से रिलेटेड, अभी तो आया ही नहीं है, इससे रिलेटेड इतनी डिटेल में नहीं आया, लेकिन अगर पैसे बच जाते तो सेम सिनेरियो आप एंट्रीज में चला जाया करें। आप खुद बताएं, थोड़ी सी समझदारी चाहिए, बस थोड़ी सी। रिफंड के साथ आपने अपनी बुक्स में, रियलिटी में देखना है, रियलिटी में आपने अपनी बुक्स में कितनी अमाउंट लायबिलिटी में लिखी? क्रेडिट किया हुआ है। उस साल कुछ डेबिट की, तो क्या अब इस टाइम आपकी लायबिलिटी पूरी 5 लाख होगी या 111 माइनस हो चुकी थी? डन होगी बात। दूसरे साल में भी आपकी माइनस हुई होगी कुछ, इन दोनों को प्लस किया तो 2.5 लाख बनता है। इसका मतलब है 5 लाख की लायबिलिटी में से 250 माइनस हो चुका है, डेबिट कर चुके हो। तीसरे साल के स्टार्ट में आपकी बुक्स के अंदर लायबिलिटी है ही 2.5 लाख की, नहीं पता चल रहा? 5 लाख लायबिलिटी थी, 2 सालों में डेबिट एंट्री पास की है ना, एंट्री पास की होगी तो लेजर भी बना होगा, लेजर बना होगा तो फिर ट्रायल बैलेंस में भी गया होगा, तो ट्रायल बैलेंस में गया होगा तो फिर एसओएफई में भी गया होगा, तो ये सारी चीजें वहां माइनस होके जा चुकी हैं। इस टाइम आपके पास 2.5 लाख की लायबिलिटी पड़ी हुई है। रिफंड से पहले आपने एक रिफंड की एंट्री पास की, ओके अब रिफंड में आप 2.5 लाख डेबिट कर रहे हो, लायबिलिटी 2.5 लाख डेबिट कर रहे हो, पड़ी कितनी है? 2.5 लाख, तो अब लायबिलिटी कितनी होगी? 0। मतलब ग्रांट नामी कोई चीज अब आपके पास है ही नहीं। और अगर यहां पर 4 लाख होता, इसका मतलब 1 लाख का हिस्सा पड़ा होता अभी जी, फिर कुछ ना कुछ एडजस्ट होने वाला रहता। अब अगर क्योंकि सारे पैसे वापस कर दिए, जब मैं तीसरे साल सैलरी की एंट्री पास करूंगा ना, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, पहले तो मैं ये एंट्री पास करूंगा तीसरे साल रिफंड की, फंड की एंट्री इधर पास होनी है ना, डेफर्ड ग्रांट डेबिट,
SPL डेबिट, आप सिर्फ PL भी लिख सकते हो। सर जो 1 लाख रह जाएगा उसको अमोर्टाइज मतलब टोटल बिल पे करेंगे ना। रिमेनिंग अच्छा जितने रह जाएगा रिमेनिंग ग्रांट, रिमेनिंग बिजली के बिल, या वो परसेंटेज ले लो सीधी सीधी, तो नॉर्मल तरीका है। हाँ जी 250, 250, ये तो आपकी रिफंड की एंट्री पास हो गई। अब तीसरे साल सैलरी एक्सपेंस का जब मैं एंट्री पास करूंगा तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तीसरे साल का एक्सपेंस कितना था सैलरी का? 3 लाख। अब पूरा पूरा 3 लाख आएगा, कोई डिडक्शन के लिए ग्रांट उसको नहीं मिलेगी। और आपके पास चौथे साल भी क्या एंट्री पास होगी भला? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट से भला? 1,50,000। अब आगे हर साल 1.5 लाख की एंट्री, यानी जितना एक्सपेंस आएगा सैलरी का, सैलरी टू कैश, तो नॉर्मल है सैलरी की एंट्री पास होती। लेकिन अगर कुछ बचा पड़ा होता उसी तरह से प्रोपोर्शनेट के हिसाब से उतने परसेंट एडजस्ट करते जाते। अगर आप इसके यहां से ही एक्सट्रैक्ट देख के अगर आप देख लिखना चाहो तो सीधे सीधे एक्सट्रैक्ट बन रहे हैं इसके। पहले साल अगर मैं यहां पर देखूं, ये मेरा पहला साल है, वैसे तो टेबल से देख के बना लेंगे, ये टेबल है जी, इन दोनों को माइनस करके एक्सपेंस में लिखेंगे SPL के अंदर। ये अमाउंट चली जाएगी करंट लायबिलिटी में और ये दोनों अमाउंट चली जाएंगी, ये एक्सट्रैक्ट है। ये किस साल के एक्सट्रैक्ट है? पहले साल। अब अगर दूसरे साल का एक्सट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो ये अमाउंट इन दोनों को नेट करके किधर लिखोगे? एक्सपेंस में। ये वाली अमाउंट किधर जाएगी और ये अमाउंट किधर जाएगी? तीसरे साल पे अगर आए तो लायबिलिटी 0। क्यों भला? पैसे वापस करती सारे, कुछ बचा ही नहीं। और ये सारा एक्सपेंस, ये सारा एक्सपेंस। और अगर ये सेपरेट सेपरेट होते तो इनकी अपनी एंट्रीज, इनकी अपनी एंट्रीज, ठीक है। अगर सेपरेट सेपरेट होती, एंट्रीज में पास करके दिखाता हूं आपको। फिर टेबल तो यही है, एक्सट्रैक्ट बनाते वक्त टेबल इसको रखना। सबसे पहली एंट्री क्या पास करेंगे? वो जो SPL डेबिट किया वो तो जाना ही जाना रिफंड के नाम से। तीसरे साल 250 एक जाएगा और 3 लाख एक जाएगा। ईयर 1 की एंट्री क्या पास करेंगे जी? कैश टू डेफर्ड, कितने से? 5 लाख से। और ईयर 1 में डायरेक्टली डिडक्शन है या सेपरेटली रिकॉग्निशन है? तो सैलरी के अपने सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? कितने से? 2 लाख। और डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, कितने से? डबल ए 9 या और भी कोई अमाउंट? 111 ये पहला साल। दूसरा साल सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 2.5 लाख। और डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, कितने से? 138।
अब 30 से वापस, पैसे वापस करने की पहले एंट्री, सेम एंट्री रिलेटेड टू इनकम में सेम एंट्री थी। मतलब क्यों? पैसे जितने पैसे वापस किए, अब जितनी अमाउंट इनकम में लिख चुके हैं, अब जब पैसे ही वापस कर दिए, ये जो हर साल आप इनकम में लिख रहे थे ग्रांट, ये इनकम में लिखी, ये 111 इनकम में लिखी, ये 5 लाख के अंदर से लिखी है ना, 5 लाख तो सारे पैसे वापस कर दिए। तो जितनी फिर इनकम में लिखा सारा एक्सपेंस बना दो। फिर पहले किसी ने पूछा कि ये इनकम कहां से, हमने कहा जी गवर्नमेंट ने पैसे दिए, 30 साल तो गवर्नमेंट ने पैसे वापस ले लिए। तो सबसे पहले एसपीएल डेबिट, एसपीएल डेबिट 250,000। एसपीएल तो बिल्स के एक्सपेंस था ना, हमने डेबिट यहां पर तो हम ग्रांट के जो इनकम में लिखा था ना, देखिए जाना ये एसपीएल के अंदर है, हमारा एक्सपेंस बनना है वो भी और ये भी। आप एसपीएल के नाम से लिख सकते हो, रिफंड ऑफ ग्रांट के नाम से लिख सकते हो, अगर सैलरी एक्सपेंस के नाम से भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ये उसके अगेंस्ट मिला था। तो मेन क्या लिखेंगे एसपीएल के अंदर, रिफंड ऑफ ग्रांट के नाम से। अब बाकी जो आपकी लायबिलिटी बची डेफर्ड ग्रांट 250,000, तो इसमें रिफंड की दोनों सेम एंट्रीज होती हैं, याद रखें। दोनों केसेस में रिफंड की एंट्री सेम है, एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट भी सेम है, सिर्फ डायरेक्ट रिडक्शन और सेपरेटली रिकॉग्निशन डिफरेंट। तो उसके बाद एक आप वो भी करवा दें, वो जो कम पैसे वापस किए। तो अभी कर देते हैं इसको कम, 4 लाख वापस कर देते हैं। 3 लाख। अब इसका मतलब है आपने ये जो ऊपर वाले एक्सपेंस लिखे हुए थे 2.5 लाख, ये तो 5 लाख के थे, और आपने कितने पैसे वापस किए 4 लाख। कुछ परसेंटेज उसको प्रोपोर्शनेट कर लें तो कितना बन रहा है 2 लाख। तो यहां पर हम कितना लिखेंगे 2 लाख, यहां पर कितना आ जाएगा, अब ये 4 लाख में से 2 लाख निकालेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, अब रह गया 1 लाख। अब 1 लाख हमारे पास जितना भी, उसकी भी परसेंटेज बना लेना, क्योंकि वो 1 लाख पूरा नहीं रहता, उसमें ये जो ऊपर वाली इनकम है उसमें 1 लाख का भी हिस्सा तो है, ठीक है ना, वो परसेंटेज बना लो। अब या उसी हिसाब से एक टेबल छोटा सा बना लो रिमेनिंग का, कि जितने परसेंट बन रहे हैं, जितना परसेंट बच गया, अब आगे क्या करना है उसको ओवर द रिमेनिंग जो सैलरी बनती है ना आपकी, ये तीसरे साल की सैलरी कितनी है, ये देखिए 3 लाख, चौथे साल की सैलरी कितनी है 1.5 लाख, 5वें साल की 4 साल है टोटल। अब टोटल बाकी 1 लाख में से पैसे कितने बचे हैं 1 लाख का कितने परसेंट खत्म किया हुआ है 20% खत्म हो गया ना। एक आपके पास ये जो 2,50,000 लायबिलिटी खत्म हुई है ना, 2,50,000 ऊपर वाली, ये टोटल कितने की है 5 लाख की, और इसमें से 1 लाख का हिस्सा निकाल लें, कितना 50,000। इसका मतलब है इस 1 लाख में 50,000 खत्म हो चुका है, ऊपर वाली लायबिलिटी डेबिट हो चुकी है। अब आपके पास रिमेनिंग इस 1 लाख में 50,000 पड़ा हुआ है, ये एलोकेट हो जाएगा इस अमाउंट के ऊपर, बिल्कुल उसी पैटर्न के तहत। इनका टोटल कर लें 4 लाख 450। देखें आपके पास वैसे तो परसेंटेज से भी आ जाएगा, मैं आपको ओरिजिनल तरीका बता रहा हूं। आपके पास बाकी 1 लाख बचा पड़ा है या नहीं, 4 लाख वापस किया ना। अब अगर हम कह दीजिए 1 लाख को एलोकेट करेंगे, हाँ कर सकते हो, फिर सैलरी पूरी ले, 1 लाख टोटल अमाउंट है ना, तो सैलरी भी टोटल 9 लाख ले, ठीक है। अब आपने कहा कि 2,50,000 आप डेबिट कर चुके थे पहले ही, अपनी लायबिलिटी 2,50,000 से खत्म कर चुके थे। अब इसमें से 4 लाख का हिस्सा कितना बनता है वो अलग कर लो,
1 लाख का हिस्सा कितना बनता है वो अलग कर लो, जो 4 लाख का बनता है हिस्सा वो लायबिलिटी खत्म कर दो क्योंकि पैसे वापस हो गए। जो 1 लाख का हिस्सा बनता है, अब देखिए 1 लाख का हिस्सा आपने कितना निकाला, 50,000, ठीक है। अब जरा सोचें, आपके पास 5 लाख की टोटल लायबिलिटी थी, जिसमें से 4 लाख आपने माइनस कर दिया, अब पीछे कितना बच गया, 1 लाख। अब 2 साल पहले ये मिला हुआ 1 लाख, आज से 2 साल पहले, तो पिछले 2 साल ये अमोर्टाइज नहीं होगा, कितना हो गया, 50,000। इस 2.5 लाख के अंदर है ना वो अमाउंट, तो इसमें से 50,000 तो अमोर्टाइज हो चुका है। बाकी इस टाइम आपके पास ग्रांट की जो वैल्यू बची हुई है ना, वो कितनी है, वो सिर्फ 50,000 है। अब जो अब वाली सैलरी रह गई है ना, बिल्कुल ऐसे समझे जैसे 50,000 गवर्नमेंट ग्रांट है और 4,50,000 आपकी सैलरी है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, सॉरी जैसे 5 लाख को माइनस किया तो इसका भी टेबल बना लो। बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट वही 2 साल का टेबल बन जाएगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं क्योंकि टियर 1 का है, तो वो टेस्ट जो लेवल 1 आता है ना, तो वो इस तरह की चीजें ज्यादा नहीं लेकर जाता। तो आपने सिर्फ 50,000 को 450 पे डिवाइड करना है, फिर वही सेपरेट रिकॉग्निशन या डायरेक्टली डिडक्शन आ भी सकता है, किस्मत खराब हो तो कोई पता नहीं चलता। बाकी का आसान है। हाँ, ये भरोसा अच्छा है। ठीक है, और आगे बाकी फर्दर सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट जो जो भी करते जाएंगे। अच्छा, अब आपको लोगों के सिर्फ एक केस रह गया लोन का, बाकी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपने अब करना क्या है कि लोन के क्वेश्चन निकाल के बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके हिस्से में आ रहे हैं। 13-14 तो हो गया, जी सर। चले जी 15 कर लेना, 15 भी हो गया। 14 अच्छा 14-15 हो गया। उसके बाद आपने ना 16 करके आना है। अच्छा, ये अंग्रेजी वाला सवाल है, इसमें कर लेना, फिर मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि इसका जवाब कैसे देना है, लेकिन करके आओगे तो बताऊंगा ना। 17 भी कर लेना, अंग्रेजी वाला। एक कोई न्यूमेरिकल भी कर लेना, 19 वो कर लेना, 19 ये 16, 17, 19 सर रिड्यूसिंग बैलेंस वाला भी एक क्वेश्चन ये इसमें नहीं है। नहीं, वो आप भेज दीजिएगा। ठीक, 16, 17, 19 ये 16, 17, 19 ये लाजमी करने हैं, ताकि ना फिर लोन का केस करके ना तो फिर इसके पेपर करेंगे डिस्कस।